दिल्ली हाईकोर्ट ने 2019 के जामिया हिंसा मामले में निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। हाईकोर्ट ने 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं और 2 आरोपियों को बरी कर दिया है। दिसंबर 2019 को सीएए के विरोध में दिल्ली के जामिया नगर में हुए विरोध प्रदर्शन और हिंसा के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने इस मामले में शर्जील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा और सफूरा जरगर समेत 9 लोगों पर हिंसा फैलाने के आरोप तय कर दिए हैं, जबकि 2 लोगों अबूजर और मोहम्मद शोएब को कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है। जस्टिस स्वर्ण कांता ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पहली नजर में साफ है कि शर्जील समेत बाकी लोग भीड़ में मौजूद थे। वो न केवल पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, बल्कि बैरिकेड को भी हिंसक तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी और प्रदर्शन के अधिकार का हवाला देकर शांति भंग करने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। निचली अदालत ने अपने 4 फरवरी के आदेश में सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि पुलिस वास्तविक अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रही है और इन 11 आरोपियों को बलि का बकरा बनाया गया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि इस मामले का मुख्य आरोपी शर्जील इमाम फिलहाल एक दूसरे मामले यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में फिलहाल जेल में है। लेकिन अब सभी आरोपियों पर आरोप तय होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना से निपटने को लेकर अस्पताल कितने तैयार हैं, इसके लिए 10 और 11 अप्रैल को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। लेकिन ड्रिल से पहले दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अस्पतालों का जायजा लिया एनडीटीवी इंडिया ने। देखिए। दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल। केंद्र सरकार के इस अस्पताल में कोरोना वार्ड पूरी तरह से खाली है। जब एनडीटीवी की टीम पहुंची तब बंद पड़ा ये वार्ड खोला गया, लेकिन किसी अनहोनी से निपटने को लेकर बेड और तमाम चीजों की तैयारी पूरी दिखी। इस तरह के कोविड बेड का इंतजाम सिर्फ अस्पताल की बिल्डिंग में ही नहीं, बल्कि कैंपस के मेकशिफ्ट अस्पताल में भी है। फिलहाल कोरोना का एक ही मरीज यहां भर्ती है। हमने सफदरजंग में सभी एचओडीज के साथ मीटिंग की थी और उसके अंदर हमने यही जानने की कोशिश की कि हमारे सभी विभाग जो कोविड डील करते हैं उनकी कितनी तैयारी है। हमने पिछली बार बहुत अच्छे तरीके से डील किया था सफदरजंग अस्पताल में। सर, हम एक साथ कितने मरीजों को हम डील करने की क्षमता रखते हैं यहाँ पे अस्पताल में? अगर कोई मरीज आ जाए, जो हमारे पास इक्विपमेंट है, जो हमारे पास बेड्स हैं, उसके मतलब अभी हमने 200 बेड इसका प्रावधान किया है। अगर 200 बेड की जरूरत पड़ी और इससे अगर ज़्यादा की आवश्यकता होती, नेचुरली हम इसको रिव्यू करते रहते हैं। कोरोना के मरीजों को लेकर दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले अस्पतालों में कुल 8,178 बेड का इंतजाम है, जबकि अस्पतालों में महज 42 कोरोना मरीज हैं। 381 मरीज दिल्ली में होम आइसोलेशन में हैं। यह है दिल्ली सरकार का लोकनायक अस्पताल। कोविड के बेड से जुड़ी तमाम जानकारी अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर ही डिस्प्ले हो रही है। चलते हैं अब वार्ड में। यह है कोविड वार्ड। बेड खाली तो हैं, पर किसी आशंका से निपटने को लेकर पूरी तरह तैयार भी हैं। यहाँ इंतजाम 450 मरीजों का है। फिलहाल 3 ही भर्ती हैं। अभी बहुत ज्यादा पेशेंट नहीं है, ओनली 3 पेशेंट्स आर देयर एंड 450 बेड्स हैं। तो अब कितने मरीजों को हम डील कर सकते हैं? अभी हम डील कर सकते हैं अराउंड 450 बेड्स हैं, तो 450 पेशेंट तो डील कर ही सकते हैं किसी भी वक्त में। और अगर जरूरत पड़ी, हो सकता है अगर बढ़े पेशेंट का नंबर, तो अगर हमें दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से और इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे तो वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ बेड्स, पर अभी ऐसी जरूरत लग नहीं रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अभी चिंता वाले हालात नहीं हैं और ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट पर नजर रखी जा रही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।
अब खबर नकली दवाइयों पर एक्शन से जुड़ी हुई। डीसीजीआई ने 18 दवाई कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि नकली और खराब क्वालिटी की दवा बनाने पर अब कार्रवाई होगी। 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। दवा कंपनियों को उत्पादन बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। इनमें से 3 कंपनियों के खास प्रोडक्ट का परमिट भी रद्द किया गया। डीसीजीआई ने 20 राज्यों की 76 दवा कंपनियों का निरीक्षण किया। इन 26 दवा कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है। 15 दिनों से ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब तक डीसीजीआई ने 18 दवा कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख अब 31 मार्च को खत्म हो रही थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। लेकिन 1000 रुपए की लेट फाइन अभी भी कायम है। गरीब तबके, मजदूर वर्ग के ऐसे कई लोग हैं जो 1000 रुपए जुर्माना भरने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में वो बिना लिंक कराए ही लौट रहे हैं। मुंबई से रिपोर्ट देखिए। आकाश गुप्ता मुंबई में रिक्शा चलाते हैं। कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से बीवी बच्चे को ही खिला पाते हैं। ऐसे में 1000 रुपए सरकार को देकर पैन आधार कैसे लिंक करवाएं? गवर्नमेंट को कहां से 1000 रुपए दे पाएगा? किसी तरह तो अपना जो है बच्चों को पढ़ा के किसी तरह खाना पीना खर्चा सब निकाल रहे हैं रिक्शा चला के। तो आधार कार्ड लिंक करने के लिए तो खाते से लिंक है, लेकिन पिन कार्ड का अलग से कहां से आ गया ये सब तो अपने को जानकारी नहीं है भाई। मुद्रा मूंगिया भी साइबर कैफे पहुंची पैन आधार लिंक करवाने, मगर 1000 रुपए का जुर्माना और 200 रुपए कैफे की फीस सुनकर उल्टे पांव लौट गयी। 1200 उनका चार्ज जो 200 रुपया है, 1000 रुपया गवर्नमेंट का है, 1200 रुपए भर के हम लोग को करना पड़ेगा। अभी इतना पैसा हम लोग को बहुत भारी पड़ता है। साइबर कैफे में इन दिनों ऐसे लोगों की कतार दिखती है। कुछ जुर्माने की रकम सुन लौट जाते हैं, तो कुछ के पैन आधार में खामी के कारण जुर्माना भरने के बाद भी इनका पैन आधार लिंक नहीं हो पा रहा। दिया ये कहाँ से लाएंगे 1200 रुपया। 1000 मैं गया था 1200 रुपया बताया पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने का। कहाँ से लाएंगे जनता पैसा? तो बहुत जगह हमने भी इंक्वायरी किया, एक जगह साइबर कैफे में गए, बैंक में गए, तो वो डायरेक्टली बैंक वाले ने करना चाहिए था आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक अकाउंट से, क्योंकि इतने गरीब इंसान के पास पैसा नहीं है पहली बात। और ये बोल रहे फाइन मारेंगे 1000 रुपया 2000 रुपया लिंक नहीं करेंगे तो मतलब क्या आम आदमी करेगा क्या? पहली बात ये तो बहुत है, एक कम से कम 2-3 दिन का राशन हो जाता है हमारा 1000 रुपये से। फिर अभी 1000 रुपया हम भरेंगे तो कहाँ से वो पूरा करेंगे? हर कोई रोज का कमाने वाला अपना खर्चा देखेगा कि फिर सरकार का 1000 रुपया भरेगा। और इतनी तकलीफ से अभी रमजान के महीने में यह सब लाइन लगा के अपना करवा रहे लिंक, रोजे में छोड़ के टाइम काम वाम। सरकार को चाहिए कि कुछ इसका दूसरा रास्ता निकाले। 1000 रुपये इसके चार्जेस भरने को मेरे में क्वार्टर बेस पर मेरे को पगार एक तो कम है, एक तो मेरे बच्चे की एग्जाम है, उसकी फी के लिए पैसा मैं जुगाड़ रहा हूँ, वो उसमें भी 1000 रुपये इनको भरना है। ये अचानक सरकार लेने आने से हमें बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। लोग भी पूछते हैं कि 1000 रुपया भरा है तो अभी वो लिंक हो रहा नहीं है। कुछ भी जो गलती रहती है नाम में रहती है या फिर आधार नंबर में या फिर एड्रेस में, उसकी वजह से वो लिंक करने में भी 1000 रुपया भरना ही पड़ता है। और उसके बाद भी पैसा भरने के बाद लिंक नहीं होता है, तो वो भी सब लोग को परवड़ता नहीं है उसमें। फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं कि जुर्माने की जगह कोई और तरीका निकालना चाहिए था। आप किसी सेंटर पर जाते हैं तो वहां पर आपसे इसके लिए अच्छा खासा चार्ज भी लिया जाता है, तो 1000 रुपीज की पेनल्टी और उसके ऊपर जो आपके सेंटर्स हैं वहां पर जो एक्स्ट्रा चार्ज दिए जाते हैं वो मेरे हिसाब से काफी भारी पड़ सकते हैं। या फिर बैंक्स में ये सुविधा रख दी जाए कि जब व्यक्ति जाता है अपना अकाउंट ऑपरेट करने के लिए, उस वक्त बैंक के कर्मचारी ही उस कस्टमर के पैन को आधार से लिंक कर दें, तो शायद ये और भी आसान हो जाएगा। तो कुछ रास्ते निकालने चाहिए ताकि ये काम भी हो जाए और किसी के ऊपर इसका बर्डन भी ना पड़े। हालांकि असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय में रहने वाले नागरिकों और 80 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य नहीं है। बाकी लोगों को 30 जून तक पैन को आधार से लिंक करना होगा, नहीं तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। फिर रिटर्न फाइल करने से लेकर बैंकिंग से जुड़ी कई सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। कई ऐसे लोग भी सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं जो अपने साथ साथ अपने 3 या 4 परिवार के सदस्यों का भी जुर्माना भर रहे हैं। ऐसे में उनकी जेब पर ये बहुत भारी पड़ रहा है। 30 जून के बाद अगर किसी का पैन निष्क्रिय होता है तो उसे रीएक्टिवेट कराने के लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। सरकार अपनी तरफ से पैन आधार लिंक करने की आखिरी तारीख में 5वीं बार बदलाव कर चुकी है, लेकिन लोगों की अपील यही है कि जुर्माने की जगह कोई और जरिया ढूंढा जाए। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।
इस साल आपको आपके पीएफ पर पिछले साल से बेहतर ब्याज मिलेगा। श्रम मंत्रालय ने साल 2022-23 में देश के करोड़ों ईपीएफ खाता धारकों को 8.15% की दर से ब्याज देने की सिफारिश करने का फैसला लिया है। पिछले साल ईपीएफ पर ब्याज दर 8.10% रही थी, जबकि उसके पिछले 2 साल यानी कि 2019-20 और 2020-21 में ब्याज दर 8.50% फिक्स की गई थी। ईपीएफ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने साल 2022-2023 के लिए 8.15% ब्याज देने का फैसला किया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली में ईपीएफ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में यह फैसला लिया गया। वर्ष 21-22 में जो रेट फिक्स किया गया था वो 8.10% किया था, वो अपने आप में बहुत लोवेस्ट था। अगर मैं इसकी हिस्ट्री देखूं तो पिछले 4 डिकेड में वो लोवेस्ट था, क्योंकि 20-21 में 8.5% था। इस साल वो 8.10 से बढ़ा के 8.15 किया गया है, तो थोड़ी सी बढ़ोतरी तो है। इसका फायदा ईपीएफ के करोड़ों खाता धारकों और सब्सक्राइबर्स को मिलेगा। कोरोना संकट के दौरान मुश्किल परिस्थितियों में भी भारत सरकार ने वित्तीय साल 2019-2020 और 2020-2021 के लिए 8.5% की ब्याज दर तय की थी। जानकार मानते हैं कि इस साल और बढ़ोतरी हो सकती थी। ईपीएफ का इंटरेस्ट जो बढ़ाया गया है ये एक अच्छी खबर है, लेकिन जो बढ़ाया गया है वो बहुत ही कम बढ़ाया गया है। सबको मालूम है कि बढ़ने से पहले जो ईपीएफ का इंटरेस्ट था वो एक हिस्टोरिकली सबसे कम एक इंटरेस्ट रेट था। अब जो ओल्ड एज पीपल है, रिटायर्ड लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा चिंता की बात हो जाती है कि हेल्थ एक्सपेंसेस उसका बढ़ जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर ईपीएफ इंटरेस्ट थोड़ा ठीक ना हो तो लोगों के लिए मुश्किल होता है। साल 2022-23 के लिए ईपीएफ की ब्याज दर को वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद इसे सरकारी राजपत्र में आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अपने करोड़ों खाता धारकों के खातों में ब्याज दर को जमा करेगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।